आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिर गई है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। अपने आप को वो दिल्ली का मालिक समझ रहे थे, लेकिन जनता ने विधानसभा जाने लायक भी नहीं छोड़ा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती हुई जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। ऐसे में अब दिल्ली में नकार दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की नजर पंजाब पर है। दिल्ली में हार के बाद अब वो पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। आपका कहना है कि केजरीवाल मेडिटेशन करने पंजाब गए हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल खुद सीएम बनना चाहते हैं, इसलिए पंजाब में है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पंजाब जाते ही वहां की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी अचानक बैकफुट पर आ गई है। सीएम मान एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से मेहनत कर पार्टी की जो इमेज बनाई थी, उस पर मान पानी क्यों फेर रहे हैं। आखिर मान के मन में चल क्या रहा है। वहीं केजरीवाल के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। अब एक और मामले में वो फंसते दिख रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी बनकर सत्ता में आने के बाद केजरीवाल अब खास आदमी बन गए हैं। सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी बस अपने फायदे के लिए सत्ता का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब जाकर जनता के टैक्स के पैसों पर वीआईपी सुविधा ले रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं केजरीवाल के पंजाब पहुंचने के बाद पंजाब की राजनीति अचानक गर्म हो गई। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल पंजाब इसीलिए गए क्योंकि उन्हें पंजाब का सीएम बनना है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में मेडिटेशन करने गए थे। लेकिन पंजाब में अब किसानों ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दर्शकों को लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह से तानाशाह होते जा रहे हैं। आपकी सरकार को लग रहा है कि किसी तानाशाह की तरह बच्चे उनको इतिहास भी पढ़े। जो लोग खुद भारत के भीतर राजनीतिक इतिहास बनने के कगार पर खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों से हमारा इतिहास पूछो। दर्शकों, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल प्रश्न पत्र में डलवा दिए, जिसके बाद सूबे की राजनीति गर्म हो गई। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये एकदम गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अनैतिक काम कर रहे हैं और दिल्ली हारने के बाद उन्होंने कोई सबक भी नहीं लिया। दरअसल दिल्ली में सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई। दर्शकों, पीएसईबी यानी पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रश्न पत्र में आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल पूछकर छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी नेता विनीत जोशी ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस तरह के प्रश्न पूछकर युवा पीढ़ी को एक राजनीतिक विचारधारा की ओर झुकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से उचित नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री इस तरह के प्रश्न पूछकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत जोशी ने इस विवादित प्रश्न पत्र की एक प्रति मीडिया में भी शेयर की। बीजेपी का कहना है कि ये पेपर हमने किसी बच्चे से मंगवाया है। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र से रोल नंबर और क्यूआर कोड की जानकारी हटा दी गई ताकि बच्चे का पता न चले। उन्होंने दावा किया कि पेपर सच्चा है। पंजाब बीजेपी के मीडिया प्रमुख विनीत जोशी ने कहा कि छात्रों से आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में पूछने का मतलब है कि उन्हें पूरे साल इसके बारे में पढ़ाया गया होगा। इससे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले युवा मतदाताओं की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। विनीत जोशी ने आगे कहा कि क्या आम आदमी पार्टी शिक्षा प्रणाली में राजनीति ला रही है? क्या यही दिल्ली का शिक्षा मॉडल है जिसे अब पंजाब पे लागू किया जा रहा है? अगर परीक्षा में सवाल पूछने थे तो बीजेपी के स्थापना दिवस पर सवाल क्यों नहीं पूछे गए? वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद पंजाब की शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। राज्य अध्यक्ष और मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी को धैर्य रखना चाहिए, शायद अगली बार उनके बारे में भी सवाल आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पर क्या पूछा जाए जिसने 15 लाख नौकरियों का जुमला दिया। ना तो मुख्यमंत्री प्रश्न पत्र सेट करते हैं और ना ही मंत्री। ये काम शिक्षा विभाग का होता है। अगर राजनीति विज्ञान के पेपर में राजनीति से जुड़े सवाल पूछे गए तो इसमें गलत क्या है? समझने की जरूरत यह है कि आम आदमी पार्टी हमेशा सत्ता का लाभ लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। दिल्ली में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब पंजाब में भी बढ़ गई हैं। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद
अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ आई है कि अब जनता को फ्री का लालच देकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। जिस दिल्ली मॉडल का ढिंडोरा वो पीट रहे थे, उस दिल्ली मॉडल की अब पोल खुल गई। अब वो दिल्ली मॉडल के बारे में बात भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में पंजाब में उनकी पार्टी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए दिल्ली में हार के तुरंत बाद केजरीवाल ने पंजाब के नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें काम करने की सलाह दी। लेकिन केजरीवाल के पंजाब पहुंचने के बाद पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। पहले तो पंजाब में केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद महिलाओं को अब तक 1,000 रुपए महीना सम्मान राशि नहीं दिए जाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आप पर निशाना साधा और अब एक और मामले में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ गई। दरअसल पंजाब के किसानों ने आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनकारी किसानों ने पंजाब भर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरों के मुताबिक पंजाब के नाभा से आम आदमी पार्टी विधायक गुरुदेव सिंह मान सोमवार को उस वक्त किसानों के साथ शामिल हो गए जब किसान अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी विधायकों और मंत्रियों के घरों और दफ्तरों के सामने विरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपनी मांगों पर खुली बहस की चुनौती भी दी। किसानों ने पंजाब सरकार की कार्रवाइयों पर गुस्सा जाहिर किया, जिसमें 5 मार्च को चंडीगढ़ तक मार्च करने के दौरान गिरफ्तारियां और पुलिस की नाकाबंदी शामिल है। उन्होंने सीएम मान के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि किसानों की मांगे पंजाब से संबंधित नहीं है और विरोध प्रदर्शन से जनता को सुविधा हो रही है। किसानों ने अमेरिकी और यूरोपीय संघ द्वारा भारत सरकार पर मुक्त व्यापार समझौते में प्रवेश करने के लिए दबाव के बारे में भी जागरूकता फैलाई, जो कृषि और अनाज पर नियंत्रण की अनुमति देगा। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों के आंदोलन के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित थी। वहीं देव मान ने सोशल मीडिया चैनल पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दावा किया कि वो एक मजदूर का बेटा है और किसान इस देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि किसानों की भी शिकायतें जो अपनी फसलों की खरीद न होने से नाखुश हैं, केंद्र को संबोधित करना चाहिए। दर्शकों, पंजाब में जिस तरह से किसान आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ गई होगी। दिल्ली में लगे झटके से अब आम आदमी पार्टी उभरी भी नहीं है और अब पंजाब में किसानों ने नींद उड़ा दी। पंजाब में किसानों और सरकार के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। किसानों और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच हुई बहस पर किसान जत्थेबंदियों में आक्रोश पैदा हो गया है। किसानों का कहना है कि भगवंत मान अब बदल गए हैं। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि आम आदमी पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली थी और उसने धरना प्रदर्शन की राजनीति को अपनी पहचान बनाई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया, लेकिन पंजाब सरकार की रणनीति बदल गई। अब वहीं आम आदमी पार्टी सरकार किसानों के विरोध को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। इससे ये साफ दिखता है कि केजरीवाल उनकी पार्टी की सत्ता में आने के बाद राजनीति और रणनीति दोनों बदल गई। भगवंत मान पर आरोप है कि वो किसानों के साथ बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए, जो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही अटपटा कदम माना जा रहा है। यही वजह है कि पंजाब के किसान नेताओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद वो बदल गए। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब में सीएम भगवंत मान ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। किसान संगठनों का मानना है कि छोटे उद्योगपतियों और व्यापारियों को भी सरकार की नीतियों से नुकसान हो रहा है और वो शहरी आबादी को इस मुद्दे पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो किया था उसको लेकर चौंकाने वाली बात बाहर आई है। दर्शकों कहते हैं कि महिला अगर चाह ले तो मर्द को ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, तो वो उन्हें धरातल में भी पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने तो खत्म किया ही, साथ ही स्वाति मालीवाल ने भी केजरीवाल को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेकिन स्वाति मालीवाल अब भी आपके पीछे पड़ी हुई हैं। अभी स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं। एक बार फिर स्वाति मालीवाल ने आपके नेताओं को असहज कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की दिल्ली में रह चुकी सरकार के लिए सवाल पूछ लिया। स्वाति मालीवाल ने संसद में पूछा कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और ट्रेन बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा है कि दिल्ली में परिवहन सुधारों को बेहतर बनाने के लिए हम जो कुछ भी करना चाहते थे वो दिल्ली सरकार के सहयोग के अभाव में
पटरी से उतर गया। उन्होंने दावा किया कि ये RRTS के बारे में अधिक है, हम इसे पूरा करने में सक्षम थे क्योंकि दिल्ली सरकार वित्त के साथ आगे नहीं आ रही थी। इसके बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा है कि सदन में एक जरूरी मुद्दा उठाया। हर दिन लाखों युवा घंटों दिल्ली गुरुग्राम के ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में फंसे रहते हैं, मानो आधी जिंदगी जाम में ही बीत रही है। मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने और अधिक ट्रेनों की मांग की ताकि भीड़ कम हो और लोगों का सफर आसान हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आप सरकार ने NCRT प्रोजेक्ट को 3 वर्ष तक दबा कर रखा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई। आगे देखिए इस वीडियो में कि कैसे स्वाति मालीवाल ने आपकी पोल खुलवा दी है। हर दिन गुड़गांव जाते हैं, NCR जाते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी लिमिटेड है और मेट्रो ट्रेन्स में बहुत ज्यादा भीड़ है। इसके चलते लाखों नौजवानों की आधी जिंदगी दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में फंस के बीती जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई प्रपोजल दिया मेट्रो कनेक्टिविटी को दिल्ली में बढ़ाने के लिए, NCR में बढ़ाने के लिए, और क्या ट्रेन्स बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया गया और उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं? और अगर नहीं दिया गया तो क्या केंद्र सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। Sir, I shall remain eternally grateful to the honourable member for having sent this question to me. Sir, I have been on record 7 years as a long-suffering Minister for Housing and Urban Affairs, saying that whatever we wanted to do for mobility in Delhi, specifically the Delhi Metro, we pined for, requested for the cooperation of the Delhi state government. On more occasions than one, sir, it was derailed. It was not forthcoming. Funding was not forthcoming. So she makes a very important point. For a city of Delhi's size and population density, today, Delhi, if I am correct, sir, whenever the census takes place, in 1947, the population of Delhi, sir, was 8 lakhs. When my previous generation came in through the refugees after the Vibhajan, it became 22 lakhs. अभी जब भी सेंसस होगा, मुझे लगता है दिल्ली की जनसंख्या जो है 2 करोड़ के आसपास होगी. So she makes a very important point. We need more urban transport, more connectivity. And especially the point she makes, I think it's more about the RRTS. There also, the RRTS we were able to get done, sir, because the Delhi state government at that point of time, I'm not making a political point, they were not forthcoming with the finances. In fact, the Supreme Court had to intervene and the Supreme Court had to direct the Delhi government to make available funds for the RRTS instead of spending it on advertisements. आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें